फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज, आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की कहानी सुधाकर जी की है। ये यूपी के प्रतापगढ़ के पास के रहने वाले हैं। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। धन्यवाद जी आपका। दोस्तों, मेरा नाम सुधाकर है। मेरा गांव एक मेन रोड के पास में है। मेरे घर से करीब 800 मीटर की दूरी पर है। लेकिन वो 800 मीटर की दूरी मेरे मामा जी के लिए मौत का रास्ता बन गई थी। सबसे ज़्यादा कोई कसूरवार था तो वो था मैं। मेरे गांव की आबादी ज़्यादा नहीं है, लगभग 15-16 घर हैं। मैं जब 10 साल का था तो हमारे गांव में अंधेरा होते ही कोई बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि एक दुल्हन के वेशभूषा में एक चुड़ैल दिखती थी और वो जिसको देख जाती थी तो उसकी तो सामत आ जाती थी। उसके घर में कुछ न कुछ बुरा होने लगता था। बस एक झलक से ही फिर तो वो घर बर्बाद होने लगता था। सिर्फ उसको एक झलक देखने से ही सब ऐसा होने लगता था। अगर वो पकड़ ले तो वो तो इंसान जिंदा ही नहीं रहे। पशुओं की बीमारी भी पकड़ लेती थी उनके घर में। कई पशु मर जाते थे। तो कई लोगों को मानना था कि जिस घर में उसकी थोड़ी सी भी साया पड़ जाए वो घर बर्बाद हो जाता था। गांव के लोग डर गए थे। शाम होते ही वो घर से बाहर निकलना बंद कर दिए थे। धीरे धीरे टाइम बीतता जा रहा था। जो पहले बच्चे थे अब जवान हो चुके थे। उनमें से एक मैं भी था। मैं भी अब 20 साल का हो चुका था। अब वो दुल्हन जो चुड़ैल थी, लोग उसको भूल से गए थे, क्योंकि वो अब नज़र नहीं आती थी। कई लोगों का मानना था कि वो कहीं चली गई है हमारा गांव को छोड़ करके। और सिर्फ बुजुर्ग लोग उसकी कहानी को मज़े से बच्चों को सुनाया करते थे और चटकारे लेते थे। यही सब चल रहा था हमारे गांव में। अब मेरी बहन की शादी का रिश्ता पक्का हो चुका था। घर में सब तैयारी फ्यारी बारात की आने की हो रही थी। और रिश्तेदार जो हमारे थे वो धीरे धीरे करके सारे आ चुके थे। शादी में अब मात्र 2 दिन रह गया था। उनमें हमारे एक मामा जी थे जो आना था उनको। वो हमारी बहन को कन्यादान देना चाहते थे, क्योंकि उनकी कोई बेटी तो थी नहीं, उनके 2 बेटे थे। तो मामी तो पहले से आ चुकी थी और वो अपना काम पर रहते थे बाहर में, शहर में। तो अपना वो डायरेक्ट हमारे घर पर आ रहे थे। उन्होंने मेरे को फ़ोन किया था कि भांजे, मैं देख आज मैं ट्रेन में बैठ रहा हूँ और शाम तक मैं 7 बजे तेरे स्टेशन पर उतर जाऊँगा और वहाँ पहुँच करके मैं फ़ोन करूँगा तेरे को। मैंने कहा ठीक है मामा जी। 2-3 बार तो दिन में उनसे बात हुई थी, मामा जी आप कहाँ पहुँचे, मैं यहाँ हूँ जी, इस तरह की बातें होती रही। शाम को 7 भी बज गया था। मैंने फ़ोन किया कि मामा जी अभी कहाँ हैं आप। बोले बेटा ट्रेन तो लेट हो चुकी है, अभी एक उम्मीद है कि वो स्टेशन पर करीब करीब 10 बजे के आसपास पहुँचेगी। यानी कि मामा जी देखो, वो स्टेशन से आप बस पकड़ लेना, बस तो सारी रात चलती है। अगर कोई परेशानी आपको नज़र आती है तो आप मेरे को फ़ोन कर दीजिएगा, मैं जो भी हो प्रबंध करूँगा। लेकिन बस तो मिल ही जाएगी आपको। और जहाँ स्टैंड है हमारा, मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा बाइक लेकर के, फिर हम इकट्ठे चले आएंगे। मामा जी बोले ठीक है बेटा। और इसके बाद हम अपने काम धाम में लग गए। रिश्तेदार आए हुए थे, उनको सेवा करना, सत्कार करना, खाना खिलाना, उस चीज़ में फंस गया। फ़ोन मेरी बहन ले चुकी थी और वो अपनी सहेलियों से बातों में लग चुकी थी। मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। जब 10 बज चुका था तब मुझे ध्यान आया कि मेरा फ़ोन कहाँ है, अभी तक घंटी नहीं बजी। मैं जेब में हाथ डाला तो फ़ोन तो था ही नहीं। तब ध्यान आया कि मेरी बहन ने फ़ोन लिया हुआ है। मैं दौड़ कर गया,
तो वो फ़ोन पर बात कर रही थी अपनी सहेली से। यानी कि फ़ोन मामा जी का है क्या तुम्हारे पास में, आवाज़ सुनी? वो बात करते हुए बोली नहीं। यानी फ़ोन बेटा काटो तुम जल्दी से, अब मेरे को दो। फ़ोन काट करके देखा तो उसमें बहुत सारे मिस कॉल मामा जी के पड़े हुए थे। मैं सर पकड़ लिया अपना। नहीं, मामा जी अब पता नहीं कहाँ कब से फ़ोन कर रहे होंगे, बेचारे परेशान होंगे रात में। मैंने जल्दी से फ़ोन मिलाया। घंटी तो बज रही थी लेकिन मामा जी ने फ़ोन नहीं उठाया। मैं लगातार बहुत सारे फ़ोन करता रहा लेकिन मामा जी ने बिल्कुल फ़ोन नहीं उठाया। मेरा मन घबरा रहा था अंदर से। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी ऐसे ऐसे बात है, अब क्या करें? मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक लेकर के। तो रिश्तेदारों में 2 लड़के थे, उनके पास भी बाइक थी। बोले भैया हम भी चल रहे हैं आपके साथ में अपनी बाइक लेकर के। लेकिन चलो भाई बढ़िया है। तो हम 2 बाइक लेकर निकले और 3 आदमी हम, और उसी रोड पर हम चलते जा रहे थे जो स्टैंड वाली रोड है हमारी। आधा से अधिक रास्ता हमने पार कर लिया था। तो देखा कि रोड पर हमारी जो हेडलाइट थी बाइक की, उसकी रोशनी में चमकदार चीज़ चमक रही थी, जैसे कोई कपड़ा हो उस पर जरी ऐसा कुछ लगा हो, दुल्हन का लिबास हो, ऐसे उस चमक आ रही थी और रोड पर नज़र आ रही थी। जैसे ही हमारी लाइट नज़दीक जाती रही और वो जो चीज़ था वो एक लड़की थी या औरत थी। वो पहन रखी थी, कोई शादी का जोड़ा हो या चमकीला घाघरा चोली हो, जो भी हो, और वो अब खेत की तरफ भाग गई। और जब तक हम लोग वहाँ पहुँचते तब वो बिल्कुल गायब हो चुकी थी। और जब हम नीचे देखे तो मामा जी तो नीचे लेटे हुए थे रोड पर, और उनका जो थैला था सामान का वो सब बिखरा हुआ था, कुछ नहीं था उसमें, सब इधर से उधर फैला हुआ था। थैला बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। हमें तो थैले की परवाह ही नहीं थी, हमें तो मामा जी की चिंता थी। हम मामा जी के जा कर के उठाने लगे। मैंने देखा सांस तो चल रही थी, ये बेहोश पड़े थे। हम तीनों आदमी घबरा चुके थे सब देख कर के कि आखिर वो औरत कौन थी। तभी मुझे ध्यान आया कि कहीं वो चुड़ैल तो नहीं है जो पहले गांव में बुजुर्ग बताते थे कि दुल्हन के भेष में चुड़ैल जो घूमती रहती थी, वही तो नहीं है ये। आखिर भागी क्यों? अब भागी तो गायब कैसे हो गई? हम मामा जी को उठाने की कोशिश भरपूर कर रहे थे। 10-15 मिनट के मेहनत के बाद में मामा जी उठ चुके थे और उठते ही एकदम डरे वैसे हो गए थे। चेहरा उनका पीला पड़ा हुआ था और इधर उधर देख रहे थे। लेकिन मामा जी आप ठीक हैं? वो कुछ नहीं बोले। मामा जी आप ज़रा उठो। मैं पूरा उनका कपड़ा शर्ट वगैरह खोल के देखा कि कहीं चोट वोट का निशान तो नहीं है, लेकिन उनके गले पर जैसे उंगलियों के निशान होता है, किसी को गला दबाया जाए तो उस तरह का पूरा लाल हुआ पड़ा था उनका गला। इसके अलावा कोई और निशान नहीं था। मतलब मामा जी ठीक ठाक थे। लेकिन मामा जी आप फटाफट बाइक पर बैठो। बोले बेटा मेरा थैला, यानी कि हम सब सामान लिए हैं, सारा सामान उसमें हमने डाल दिया था जो रोड पर फैला हुआ था। अब हम मामा जी को बिठा करके और वहाँ से जल्दी से भागे, घर पर आए और उन लड़कों से बोला भाई देखो यहाँ जो कुछ हुआ है किसी रिश्तेदार को बताना नहीं है ना और किसी को, ये अपने आप ही रखना अंदर। और वही मैंने माँ को बताया कि माँ किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। और हम मामा जी और माँ एक कमरे में एकांत में जा कर के सारी बात की है। मामा जी से पूछा, मामा जी आप कैसे गिरे थे वहाँ पर, वो औरत आपको क्या किया था, कैसे, सब कुछ कहानी ज़रा डिटेल से बताइए। बोले भांजे मैं बस से उतर गया और वहाँ से तेरे को फ़ोन करता रहा मोड़ से जो स्टैंड है तुम्हारा, और तुम्हारा फ़ोन तो एकदम बिजी। मैं काफ़ी देर इंतज़ार किया लेकिन जितनी बार फ़ोन करूं तुम्हारा बिजी। यानी कि हाँ मामा जी वो सिस्टर ने अपनी सहेली से बात कर रही थी
और उसको समझ में नहीं आया कि फ़ोन कोई आ रहा है। और मेरी गलती थी कि मैं उसको फ़ोन दे दिया, और दे भी दिया तो उसको बताना चाहिए था कि कोई फ़ोन आए तो टोन ऐसा करके टोन बजेगा तो तुम मुझे बता देना। सारी गलती मेरी है मामा जी। फिर बेटा मामा जी बोले मैं पैदल ही चल दिया वहाँ से, क्योंकि रात काफ़ी हो रही थी। अब मैं समझा था कि रिश्तेदार आए होंगे तो कहीं फंसा होगा, तो मैं पैदल ही चल दिया। थोड़ा दूर चलने के बाद में अचानक मेरे सामने में वो दुल्हन की लिबास जैसी एक औरत आ गई थी। उसका पूरा कपड़ा एक चमक बिखेर रहा था अंधेरे में भी। वो पास में आ गई, बिल्कुल जब पास में सटने लगी थी, मैंने बोला आप कौन है जी, दूर रहिए, बोलिए क्या आपको क्या दिक्कत है, मामा जी ने कहा। लेकिन वो औरत कुछ नहीं बोली और सीधा मामा जी का गला पकड़ लिया था और गला दबाने लगी। मामा जी को गला छुड़ाने का मतलब टाइम भी नहीं मिला कि इतनी जल्दी सब हुआ था कि वो बस सदमे में चले गए थे एक तरह से। और जो उनका थैला था कपड़ों का सामान का वो नीचे गिर चुका था। और उसके बाद मामा जी ने बहुत कोशिश की अपना हाथ उस गला छुड़ाने के लिए, लेकिन छुड़ा नहीं पाए वो, क्योंकि वो बहुत उसका पकड़ मजबूत था। और फिर तो ना वो चिल्ला पाए ना कुछ कर पाए। और फिर बोल रहे थे कि मैं तो बस मेरी आंखें बंद हो गई, मैं समझा कि मैं मर रहा हूँ और मैं बेहोश हो चुका था शायद। आज जब उठा तब तुम्हारे सामने था, तुमने उठाया था। मैं समझ गया कि सारा खेल वही दुल्हन के ड्रेस में जो चुड़ैल घूमती थी वो शायद अब आ चुकी है। और वो जो हमने देख लिया था, जो हमारी बहन के लिए जो कपड़ा लेके आ रहे थे शादी करने के लिए, जो अपना कन्यादान में देना था, वही लाल जोड़ा उसमें से गायब था। शायद वो लाल जोड़ा लेकर के निकल गई थी। डर तो बहुत लगा हम लोगों को और हमें सावधान रहने की अब जरूरत थी, क्योंकि अब वो चुड़ैल फिर हमारे एरिया में आ चुकी थी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी घटना। अगर आपके पास भी कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है इस तरह की, तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम फिर कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। नमस्कार जी।